guys, good afternoon my dear students. Jai Hind once again. So here your favorite Chandrakant sir is there in front of you with another topic related to the chapter breathing and gaseous exchange. Clear student? So in my last video lecture I have explained you about the, you can say, gaseous exchange. Clear? आपको अच्छी तरह से याद होगा पिछले वीडियो में हम लोगों ने गैसियस एक्सचेंज के बारे में डिस्कशन किया था. नाउ व्हाट हैपेंस टू द रेस्पिरेटरी गैसेस व्हिच रीचेस इन द एल्वियोली. क्लियर? एंड हाउ दीज आर ट्रांसपोर्टेड टू ईच एंड एवरी टिश्यूज ऑफ द बॉडी. क्लियर? हमारा आज का जो टॉपिक है स्टूडेंट, दैट इज द ट्रांसपोर्ट ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेस. बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है. ठीक है, इसको हम लोग कई वीडियोस में बांट के पढ़ेंगे सो दैट यू कैन इजीली अंडरस्टैंड. एक लंबा वीडियो ना बना के आई विल टीच यू विद 2-3 वीडियोस सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड, क्योंकि बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें इसमें दी हुई हैं. ठीक है, कुछ एनसीईआरटी को कवर करेंगे, कुछ एनसीईआरटी के बाहर की भी चीज़ें हैं, बट दे ऑल आर वेरी इंटरेस्टिंग कंटेंट्स. ठीक है, हेल्डन इफेक्ट आपके एनसीईआरटी में नहीं है, बोहर्स इफेक्ट आपके एनसीईआरटी में नहीं है. क्लियर? क्लोराइड शिफ्ट ये आपके एनसीईआरटी में नहीं है. सो ऑल दीज स्टूडेंट वी विल डिस्कस, बिकॉज कहीं न कहीं ये सारी चीज़ें जो फिनोमेना है, स्पेशल फिनोमेना, मैकेनिज्म, वो सब हमारे ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस से रिलेटेड है. क्लियर? और कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में वो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में पूछा जाता है. सो वी विल कवर ऑल दीज. And really this topic is very much interesting. A very nice mechanism of transport of gases is there in our body. Clear student? So अब पहले तो ये जानो कि ट्रांसपोर्ट की ज़रूरत क्या है. What is the need of transport? Clear? पहला तो यही हमारा क्वेश्चन बनता है कि ट्रांसपोर्ट की नीड क्या है. ठीक है, नीड ऑफ ट्रांसपोर्ट. ठीक, नीड ऑफ ट्रांसपोर्ट है ना, तो इम्पोर्टेंट चीज है. ठीक है ना, पहला to supply O2 to entire body tissues. ठीक है ना, और दूसरा क्या है, to collect CO2. ठीक है, from the cells of the tissue of the body. ये दो काम होता है. ठीक है, Whatever the oxygen is there, आपने देखा था किस तरह से गैसियस एक्सचेंज होता है. तो ऑक्सीजन जब ब्लड में जाती है तो ब्लड में जाने के बाद किस तरह से वो पूरे टिश्यूज तक पहुंच जाती है, टिश्यू लेवल तक जाती है, वो हम लोग देखेंगे. और यहाँ पे जब रेस्पिरेशन होता है, जब फूड का ब्रेकडाउन होता है, ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है, ऑक्सीडेटिव ब्रेकडाउन होता है, तो जो CO2 रिलीज होती है, वो CO2 रिलीज होके स्टूडेंट आप देखोगे कि वो ब्लड में आ जाती है. ठीक है, और फिर कैसे ये ट्रैवल करते हुए यहाँ पर वापस आती है एक्सचेंज सरफेस तक, है ना. गैसियस एक्सचेंज दो जगह होता है विच यू हैव ऑलरेडी स्टडी. एक तो एल्वियोलर और ब्लड कैपिलरीज के बीच में है, दूसरा ब्लड कैपिलरीज और बॉडी टिश्यूज के बीच में होता है. ठीक है, हमारा जो टॉपिक है ट्रांसपोर्ट, किस किस फॉर्म में ट्रांसपोर्ट होता है, यानी ऑक्सीजन यहाँ से हमारे टिश्यू तक कैसे पहुँचेगी, किस फॉर्म में पहुँचेगी, और जो CO2 यहाँ से रिलीज होती है वो वापस घूम फिर के कैसे ट्रैवल करते हुए हमारे लंग्स तक पहुँचती है. ठीक है, तो हम लोग इसको दो पार्ट में पढ़ेंगे, ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन और ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड. क्लियर स्टूडेंट? तो हमारा जो ट्रांसपोर्ट का मेन पर्पस होता है हमारे रेस्पिरेशन से रिलेटेड है, वो है टू सप्लाई ऑक्सीजन टू सेल्स ऑफ द बॉडी. ठीक है, और दूसरी चीज होती है टू कलेक्ट द कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस इन द सेल्स ऑफ द बॉडी. ठीक है, ये मेन पर्पस होता है. ऐसे तो ट्रांसपोर्टेशन का काम होता है क्या, वो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट को भी लेके आता है. CO2 इज द एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट ऑफ कोर्स. ठीक है ना, हमारी बॉडी में जो अलग अलग टिश्यूज होते हैं वहाँ पे जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होता है उसको भी लेके जाना, तो ये सब कुछ ब्लड से होता है. क्लियर स्टूडेंट? यानी ब्लड इज द मीडियम थ्रू विच आवर रेस्पिरेटरी गैसेज आर ट्रांसपोर्टेड. क्लियर? जो सिंपल ऑर्गेनिज्म होते हैं वहाँ तो डायरेक्ट ही इन्वायरमेंट से सब कुछ गैसियस एक्सचेंज हो जाता है, बट आवर बॉडी इज़ वेरी मच कॉम्प्लेक्स. हमारे वर्टिब्रेट्स की बॉडी, ह्यूमन की बॉडी बहुत ही कॉम्प्लेक्स होती है. सो ईच एंड एवरी सेल रिक्वायर्स ऑक्सीजन.
ठीक है ना, टू परफॉर्म वाइटल एक्टिविटी। ऑक्सीजन इज नेसेसरी फॉर ऑक्सीडेशन ऑफ द फूड। तो वहाँ पे हर सेल में ऑक्सीजन पहुँचना बहुत ज़रूरी होता है। क्लियर स्टूडेंट? तो पहले मैं आपको बेसिक चीज़ बता दूं जो आपके एनसीईआरटी में दी हुई है, फिर हम लोग थोड़ी इंटरेस्टिंग बातें करेंगे। क्लियर? तो आप देखो पहली लाइन ये दी हुई है, ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन में जो लिखा हुआ है, ठीक है, कि 3% O2, ठीक है ना, इट इज ट्रांसपोर्टेड इन द डिसॉल्व्ड फॉर्म इन ब्लड प्लाज्मा। किस फॉर्म में है? डिसॉल्व्ड फॉर्म। ये जैसे ये ऑक्सीजन यहाँ पे आई तो 3% ऑक्सीजन जो होता है वो डिसॉल्व हो जाता है, डिसॉल्व फॉर्म में ट्रैवल करता है इन प्लाज्मा। क्लियर? और 97% O2 दिस इज ट्रांसपोर्टेड इन द फॉर्म ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन। क्लियर? ऑक्सी हीमोग्लोबिन। क्लियर? अब इसी के बारे में स्टूडेंट हम लोग चर्चा करेंगे। वी विल डिस्कस अबाउट द फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन, क्योंकि मेजर जो ट्रांसपोर्टेशन होता है वो ऑक्सी हीमोग्लोबिन के फॉर्म में ही होता है। क्लियर? अब यहाँ पे हीमोग्लोबिन वर्ड आ गया है, और हीमोग्लोबिन, तो थोड़ा सा मैं हीमोग्लोबिन के बारे में आपको ब्रीफ में बता दूं। ठीक है, हीमोग्लोबिन दैट इज द रेस्पिरेटरी पिगमेंट। हीमोग्लोबिन क्या है? दिस इज द रेस्पिरेटरी पिगमेंट। आप देखोगे HB, शॉर्ट फॉर्म दैट इज द HB, हीमोग्लोबिन। ठीक है, इट इज कॉल्ड एज रेस्पिरेटरी पिगमेंट। रेस्पिरेटरी पिगमेंट बिकॉज it helps in the transportation of respiratory gases, it help in transportation of oxygen, it help in transportation of carbon dioxide, that is why it is called as the respiratory pigment। तो क्या रोल है, क्या इंपॉर्टेंस है हीमोग्लोबिन का? लेट अस सी। हीमोग्लोबिन इज अ रेस्पिरेटरी पिगमेंट एंड इट इज प्रेजेंट इन द आरबीसी, जो ह्यूमन के आरबीसी में होता है। ठीक है, इट इज प्रेजेंट इन RBCs। क्लियर? हीमोग्लोबिन कहाँ पे है स्टूडेंट? हीमोग्लोबिन इज प्रेजेंट इन RBC, RBC में होता है। क्लियर? अब थोड़ा सा हम स्ट्रक्चर के बारे में बात करें। ठीक है, स्ट्रक्चर के बारे में अगर हम लोग जब बात करते हैं हीमोग्लोबिन की, तो ईच हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल हैज, ठीक है, 4 पॉलीपेप्टाइड चेन। आप ऐसे देखो, ठीक है, इसमें 4 पॉलीपेप्टाइड चेन होती है। आप बोल दो 2 अल्फा होती है, दिस इज द पॉलीपेप्टाइड चेन। ठीक है ना, पॉलीपेप्टाइड चेन। ठीक है ना, 2 अल्फा चेन्स एंड 2 बीटा चेन्स। क्लियर? यानी हीमोग्लोबिन को आप पहले ब्रेक करो तो यू विल गेट द आइडिया दैट हीमोग्लोबिन हैज 2 पार्ट्स। ठीक है ना, वन इज द हीम इज वन पार्ट एंड ग्लोबिन इज द अनदर पार्ट। क्लियर? हीम क्या है? हीम इज द आयरन कंटेनिंग पार्ट एंड ग्लोबिन इज द प्रोटीन। क्लियर? हीम इज द आयरन कंटेनिंग पार्ट एंड ग्लोबिन इज द प्रोटीन। क्लियर? तो हीमोग्लोबिन इज मेड अप ऑफ ग्लोबिन दैट इज द प्रोटीन, क्लियर, एंड हीम दैट इज द आयरन। क्लियर? अब ध्यान से सुन लो स्टूडेंट कि एक हीमोग्लोबिन में पहले तो आप देखो 4 क्या है? पॉलीपेप्टाइड चेन है। ठीक है, 2 अल्फा चेन होगी और 2 बीटा चेन होगी। ठीक है ना, अब सभी चेन से फ्रॉम ईच चेन अ प्रोस्थेटिक ग्रुप आयरन कंटेनिंग हीम इज अटैच्ड। ठीक है ना, यहाँ पे प्रोस्थेटिक ग्रुप है। ठीक है ना, आप क्लास 11 में आपने पढ़ा होगा एंजाइम्स के बारे में, है ना, तो वहाँ पे देयर इज अ प्रोस्थेटिक ग्रुप, ये हीम हो गया। क्लियर? ठीक है, दिस इज द हीम पार्ट। क्लियर? दिस इज द हीम पार्ट। क्लियर? ये चेन हो गई, दिस इज द, these two are the alpha, these two are the beta chain। क्लियर? और ये आयरन वाला पार्ट हो गया, हीम पार्ट हो गया। क्लियर? सो ईच हीमोग्लोबिन हैज हाउ मेनी यू कैन से चेन्स?
आप बोलोगे ईच हीमोग्लोबिन हैज 4 चेन्स, 2 अल्फा 2 बीटा, और हर चेन से क्या रिलेटेड है स्टूडेंट, आप देखोगे उसका हीम पार्ट रिलेटेड है। क्लियर? कौन सा पार्ट रिलेटेड है? हीम पार्ट। और मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है हीमोग्लोबिन का? मॉलिक्यूलर वेट आप याद रखिएगा, मॉलिक्यूलर वेट ये सब कॉम्पिटिटिव एग्जाम का है। मॉलिक्यूलर वेट ऑफ हीमोग्लोबिन इज 3400। क्लियर? 3400 इज देयर। ठीक है ना? कितनी चीज आपको याद रखना है। क्लियर स्टूडेंट? ये कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में अक्सर पूछा जाता है। ठीक है ना? क्लियर? हीम इज द रेस्पिरेटरी कैरियर पार्ट। क्लियर? मेन जो पूरी हीमोग्लोबिन है उसमें क्या है? हीम इज द रेस्पिरेटरी कैरियर पार्ट एंड ईच यूनिट कंटेन्स क्लियर सेंट्रल आयरन दैट इज द फेरस। इसी हीम में फेरस के फॉर्म में होगा, याद रखना। आयरन किस फॉर्म में है स्टूडेंट? याद रखना फेरस, यानी Fe2+। ये सारी चीजें, ऑल दीज इंफॉर्मेशंस आर वेरी मच इंपॉर्टेंट, although these are not given in NCERT in much detail, but little bit knowledge you should be having। ठीक है? ताकि अब कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में आप ये सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सको। क्लियर है ना? सो इट इज द आयरन एटम दैट कंबाइंस विद द ऑक्सीजन। क्लियर? इट इज द, आप लिख लो कहीं पे, यू हैव टू राइट, इट इज द आयरन एटम। क्लियर? that combines with O2 या ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। क्लियर? तो ये मैंने थोड़ा सा हीमोग्लोबिन के बारे में बताया। ठीक है? और दूसरी चीज, व्हेन ऑक्सीजन कंबाइंस विद द हीमोग्लोबिन, दिस इज द रिवर्सिबल प्रोसेस। अब ऐसा नहीं है कि यहाँ पे अब ऑक्सीजन अंदर गया ब्लड में तो अब हीमोग्लोबिन से कंबाइन कर लिया तो अब वो उसी फॉर्म में रहेगा, ऑक्सी हीमोग्लोबिन के फॉर्म में नहीं। दिस इज रिवर्सिबल प्रोसेस। क्लियर? यानी ऑक्सीजन प्लस हीमोग्लोबिन, ठीक है, इट फॉर्म्स ऑक्सी हीमोग्लोबिन। क्लियर? एंड दिस इज रिवर्सिबल, आप ऐसे कह सकते हो। क्लियर? यानी ऑक्सीजन व्हेन कंबाइंड विद हीमोग्लोबिन इट विल फॉर्म ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ठीक है? आई विल टेल यू व्हाट आर द फैक्टर्स व्हिच आर रिस्पांसिबल फॉर यू कैन से जॉइनिंग हीमोग्लोबिन विद ऑक्सीजन, यानी एसोसिएशन के लिए क्या फैक्टर चाहिए, एंड व्हाट आर द फैक्टर व्हिच आर रिस्पांसिबल फॉर डिसोसिएशन ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम द ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ठीक है? मैं एक सेपरेट लेक्चर में आपको ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व के बारे में पढ़ाऊंगा। आपके एनसीईआरटी में एक डायग्राम दिया हुआ है। ठीक है? आप देखोगे कि इस तरह से एक आपके एनसीईआरटी में इस तरह से सिग्मॉइड कर्व बना हुआ है। दिस इज द ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व। इसके बारे में हम अलग से डिटेल में डिस्कस करेंगे। बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत मजेदार है। क्लियर? तो हियर दिस इज द रिवर्सिबल प्रोसेस, यानी व्हेन ऑक्सीजन कंबाइंस विद हीमोग्लोबिन, तो दिस इज रिवर्सिबल। तो यहाँ पे कॉम्बिनेशन होता है। ऑक्सी हीमोग्लोबिन कहाँ पे बन रहा है? देखोगे स्टूडेंट, यहाँ पे बनता है। ठीक है? एल्वियोलर रीजन में बनता है। ठीक है ना? एल्वियोलर रीजन में बनता है। ठीक? और ये यहाँ पे एसोसिएशन हो रहा है। एसोसिएशन ऑफ ऑक्सीजन विद द हीमोग्लोबिन टेक्स प्लेस हियर इन दिस पोर्शन। ये एल्वियोली है और ये ब्लड कैपिलरी है। और डिसोसिएशन कहाँ पे होगा? व्हेन ऑक्सीजनेटेड ब्लड रीचेस टू each and every tissue of the body, so wherever it is required, oxygen is required, oxygen dissociates from oxyhemoglobin। यहाँ से ऑक्सीजन ऑक्सीहीमोग्लोबिन से ऑक्सीजन डिसोसिएट कर जाएगा। ठीक है ना? यानी ऑक्सीजन डिसोसिएट करके टिश्यूज में चला जाएगा। क्लियर? तो ये इसीलिए हम लोग बोलते हैं दिस इज द रिवर्सिबल प्रोसेस। क्लियर? दिस इज द रिवर्सिबल प्रोसेस। अब एक क्वेश्चन पूछता है, मैं छोटे छोटे क्वेश्चन आपको बता दूं कि नेम द मेटल कंस्टिट्यूएंट ऑफ हीमोग्लोबिन। याद रखिएगा, नेम द मेटल कंस्टिट्यूएंट ऑफ हीमोग्लोबिन। ठीक है? तो आयरन, आंसर क्या है? आयरन। ठीक है? व्हाट विल यू राइट? आयरन इज द मेटल कंस्टिट्यूएंट। ठीक है ना? Fe, आयरन इज द मेटल कंस्टिट्यूएंट। ठीक है? ऑफ हीमोग्लोबिन, मेटल पार्ट।
ठीक, इट इज द मेटल कंस्टिट्यूएंट ऑफ हीमोग्लोबिन। क्लियर? ठीक, छोटी छोटी इंफॉर्मेशन आप पहले जान दो, फिर डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे। क्लियर? सो वन हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल, ठीक है ना, वन हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल इट कैरीज 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, 4 O2 मॉलिक्यूल्स। क्लियर है ना? मैक्सिमम ऑफ 4 मॉलिक्यूल्स, यानी पूरी तरह से जब सैचुरेशन लेवल आती है, ठीक है, तो ईच हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल कैरी 4 ऑक्सीजन। देख लो यहाँ पे, है ना, 2 बीटा चेन है, 2 अल्फा चेन है, सब लोग एक एक जो है सारी जो चेन्स है एक एक ऑक्सीजन को कैरी करते हैं। क्लियर? सो वन मॉलिक्यूल ऑफ हीमोग्लोबिन कैरीज 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स। क्लियर? केमिकल फॉर्मूला क्या होता है ऑक्सी हीमोग्लोबिन का? ठीक है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन का केमिकल फॉर्मूला भी आप देख लो, यहीं पे मैं लिख दे रहा हूँ, कभी कभी पूछ देता है तो आप लिखोगे Hb इधर O2, क्लियर, दैट इज 4। क्लियर? ये एक जनरलाइज्ड फॉर्मूला है, ठीक है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन को शो करने के लिए। क्लियर? दिस इज द फॉर्मूला ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन। क्लियर? तो ये जनरल इंफॉर्मेशन था स्टूडेंट, दिस इज द जनरल इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू व्हाट, हीमोग्लोबिन। क्लियर? हीमोग्लोबिन से रिलेटेड कुछ जनरल चीजें मैंने आपको बताई हैं। क्लियर? अब देखो, अब ध्यान से हम लोग दूसरी बात, इंपॉर्टेंट बातें करते हैं, ठीक है ना, किस तरह से ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन से कंबाइन करेगी, कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं। क्लियर? व्हाट आर द वेरियस फैक्टर्स that are responsible for association of oxygen with the hemoglobin। क्लियर? यानी हमारा टॉपिक क्या है, फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर बाइंडिंग ऑफ Hb विद हीमोग्लोबिन। ठीक है ना, यानी फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर बाइंडिंग hemoglobin with O2। क्लियर? यानी यहाँ पे क्या सिचुएशन होनी चाहिए, व्हाट शुड बी द सिचुएशन। ठीक है, ये आप ध्यान से देखिए स्टूडेंट, मैंने आपको बता दिया था बहुत अच्छा मैकेनिज्म होता है गैसियस ट्रांसपोर्ट का, एंड एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन द पार्शियल प्रेशर एवरीवेयर, एसोसिएशन ऑफ ऑक्सीजन विद द हेमोग्लोबिन, डिसोसिएशन ऑफ ऑक्सीजन विद द हीमोग्लोबिन, फिर एसोसिएशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड विद द हीमोग्लोबिन, डिसोसिएशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड विद द हीमोग्लोबिन, है ना। ऑल दिस डिपेंड्स ऑन द पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। जिस स्टूडेंट का कॉन्सेप्ट क्लियर है स्टूडेंट, वो कभी भी गलती नहीं करेगा। क्लियर है ना? सो इट इज वेरी मच नेसेसरी टू मेंटेन द पार्शियल प्रेशर, and association and dissociation of oxygen depends on partial pressure of oxygen and partial pressure of carbon dioxide। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं आपको बता रहा हूँ। ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व में भी ये चीज़ आप जानोगे, उसमें मेनली इसी चीज़ को बताया गया है, फैक्टर्स को ही हाईलाइट किया गया है। तो यहाँ आप एक बार देख लो शॉर्ट में, एज पर एनसीईआरटी, फिर डिटेल में सेपरेट में इस टॉपिक को डिस्कस करूँगा। क्लियर? आई विल डिस्कस इन डिटेल। तो क्या क्या फैक्टर्स होते हैं यहाँ पे देखो, वेन एवर वी इनहेल द एयर, ठीक है, हमने एयर लिया तो यहाँ पे ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन ज्यादा हो गया, द कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन इन द एल्वियोली इज हायर, ठीक है ना, एज कंपेयर टू द कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन इन द ब्लड। या आप बोलोगे पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इज मोर इन द एल्वियोली एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इज लेस इन द यू कैन से इन द ब्लड, है ना। तो फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन अपने आप जाएगा, ठीक है। और कंडीशन और क्या होनी चाहिए, ठीक है, यहाँ पे ब्लड में CO2 का कंसंट्रेशन क्या है, ज्यादा है ना, और एल्वियोली में CO2 का कंसंट्रेशन कम है ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फिनोमेना होता है। यानी एसोसिएशन के लिए, बाइंडिंग के लिए क्या होना चाहिए, partial pressure of O2, PO2 means partial pressure of O2 should be high,
क्लियर। फिर पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 इट शुड बी लो, क्लियर है ना। H+ आयन कंसंट्रेशन यानी pH it should be low, pH should be low, clear, and temperature should be less or you can say low, clear. So low temperature, low pH or H+ ion concentration, low partial pressure of carbon dioxide and high partial pressure of oxygen, it promotes binding of oxygen with the hemoglobin, ठीक है ना। ये क्या काम करता है, एसोसिएशन में हेल्प करता है, हेल्प इन बाइंडिंग, क्लियर, हेल्प्स इन बाइंडिंग ऑफ O2 with Hb हीमोग्लोबिन, क्लियर, ये याद रखिएगा। और अब क्या है, मैंने शुरू में बताया था 3% ऑक्सीजन इज ट्रांसपोर्टेड, 3% ऑक्सीजन इज ट्रांसपोर्टेड इन द डिसॉल्व्ड फॉर्म इन द ब्लड प्लाज्मा एंड 97% ऑक्सीजन स्टूडेंट किस फॉर्म में जा रही है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन के फॉर्म में, क्लियर, याद रखिएगा, ठीक है। 90% ऑफ O2 इट इज ट्रांसपोर्टेड, ठीक है ना, इन द फॉर्म ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन, क्लियर, इन द फॉर्म ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन, क्लियर। और ये कहां पे हो रहा है, सब आरबीसी में हो रहा है, बिकॉज हीमोग्लोबिन पिगमेंट इज प्रेजेंट इन आरबीसी, ठीक है, बिकॉज हीमोग्लोबिन पिगमेंट इज प्रेजेंट इन आरबीसी। पूछा जाता है कभी कभी बोर्ड कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में, है ना, तो यू शुड नो इट इज इन आरबीसी, क्लियर। ये कहां पे है, आरबीसी में होता है, clear student. Again I am focusing oxyhemoglobin, it is formed inside the human RBC because hemoglobin pigment is present in RBC, ठीक है। oxyhemoglobin RBC में बनता है क्योंकि hemoglobin pigment RBC में ही होता है, क्लियर। ये तो हो गया एसोसिएशन के लिए यानी बाइंडिंग के लिए। और डिसोसिएशन के लिए क्या है, डिसोसिएशन के लिए जस्ट अपोजिट होगा, यानी ये तो हो गया एसोसिएशन के लिए, ठीक है। और डिसोसिएशन के लिए क्या है, फैक्टर्स फॉर डिसोसिएशन, फैक्टर्स फॉर डिसोसिएशन, ठीक है, फैक्टर्स फॉर डिसोसिएशन, ठीक है ना। डिसोसिएशन किसका, ऑक्सीजन का, डिसोसिएशन ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, ये आप याद रखिए। यानी हम लोग डिसोसिएशन के बारे में बात करें, जस्ट अपोजिट ऑफ दिस, ठीक है। क्या होना चाहिए, ये तब तक डिसोसिएट नहीं होगा जब तक कि ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन कम ना हो टिश्यू लेवल में, ठीक है। यहाँ पे डिसोसिएट होना है स्टूडेंट, देखिए ये फिगर मैंने इसीलिए बनाया सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड नाइसली, ठीक है, आप अच्छे से समझ सको, इसलिए मैंने सपोर्ट के लिए डायग्राम बनाया, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ऑक्सी हीमोग्लोबिन है, ठीक है। तो टिश्यूज में क्या हो रहा है, देखो टिश्यूज में ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन लेस है क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी यूटिलाइज हो चुकी है और रेस्पिरेशन हो रहा है, ऑक्सीडेटिव ब्रेकडाउन ग्लूकोज का हो रहा है, ठीक है स्टूडेंट। यानी ये वाला रिएक्शन आप देखते हो C6H12O6 + 6O2 का रिएक्शन इन सेल्स में चलता है, नतीजा क्या होता है, 6CO2 का फॉर्मेशन होता है प्लस H2O का फॉर्मेशन हो रहा है ना। तो अब यहाँ पे CO2 का कंसंट्रेशन ज्यादा है टिश्यूज में और ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन लेस है, तो ये देखो उल्टा हो जाएगा, इसका अपोजिट हो जाएगा, क्लियर है ना। तो मैंने आपको बताया कि ऑक्सी हीमोग्लोबिन से ऑक्सीजन का डिसोसिएशन तब तक नहीं होगा जब तक कि O2 का लेवल जो है कंसंट्रेशन कम ना हो, ठीक है, या CO2 का लेवल ज़्यादा ना हो। जहाँ पे जिस प्लेस पे CO2 का कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा और ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन या पार्शियल प्रेशर लो होगा, वहीं पे डिसोसिएशन होगा, क्लियर स्टूडेंट। तो क्या क्या होना चाहिए, पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 शुड बी हाई, या आप बोलोगे पहले बोलोगे क्या, PO2 ये लेस होना चाहिए डिसोसिएशन के लिए, ठीक है ना।
दूसरा क्या है, PCO2, partial pressure of CO2 should be high. Clear? Partial pressure of CO2 should be high. Just इसका अपोजिट होना चाहिए. ठीक है. थर्ड फैक्टर क्या है? थर्ड फैक्टर है pH, और आप बोलोगे H प्लस आयन कंसंट्रेशन. कंसंट्रेशन कैसा होना चाहिए? ये हाई होना चाहिए. H प्लस आयन कंसंट्रेशन हाई होना चाहिए. ठीक है. और बिकॉज रेस्पिरेशन इज गोइंग ऑन इन द टिश्यूज, तो एट द एंड ऑफ रेस्पिरेशन एनर्जी इज लिबरेटेड, हीट इज लिबरेटेड, टेम्परेचर इज हाई. तो यहाँ पे टेम्परेचर हाई होता है. क्लियर? ठीक है. तो फोर्थ हमारा जो है वो क्या है, टेम्परेचर. ठीक है. तो टेम्परेचर शुड बी हाई. क्लियर? तो कंसंट्रेशन ऑफ oxygen of partial pressure of oxygen should be less, partial pressure of CO2 should be high, pH और H plus ion concentration should be high, temperature should be high. तो these are the factors which are responsible for dissociation. ये किसके लिए है? डिसोसिएशन के लिए है. ठीक है. ऑक्सीहीमोग्लोबिन से ऑक्सीजन को डिसोसिएट करने के लिए these are the factors which are responsible. क्लियर? तो ये आपने देखा इस तरह से कि हाउ और इन विच फॉर्म द ऑक्सीजन इज ट्रांसपोर्टेड इन द ब्लड एंड व्हाट आर द फैक्टर्स व्हिच आर रिस्पांसिबल फॉर एसोसिएशन ऑफ हीमोग्लोबिन विद द ऑक्सीजन एंड डिसोसिएशन ऑफ व्हाट आर द फैक्टर रिस्पांसिबल फॉर डिसोसिएशन ऑफ ऑक्सीजन विद ऑक्सीहीमोग्लोबिन. क्लियर स्टूडेंट? अब कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मैं आपको बता दूं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है. वो आप देखो, जैसे each 100 ml of blood supplies how much oxygen to the tissues? 5 ml of the tissue. अब याद रखना. ठीक है. This is very important data. Clear? Each 100 ml. ठीक है. 100 ml of blood. This is written in NCERT. 100 ml. ठीक है ना, blood. It delivers 5 ml oxygen. ठीक है, to the tissues. Clear? और एक डाटा और आपको पता है, एवरेज ऑन एवरेज हम लोग लेते हैं कितना, 15 ग्राम हीमोग्लोबिन इज प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ ब्लड. क्लियर? 100 ml ऑफ ब्लड. 100 ml ऑफ ब्लड में कितना है, 15 ग्राम क्या होता है स्टूडेंट? आप बोलोगे हीमोग्लोबिन होता है. ठीक है ना. एंड 1 ग्राम ऑफ हीमोग्लोबिन कैरीज 1.8 ml ऑफ ऑक्सीजन. 1 ग्राम हीमोग्लोबिन कैरीज हाउ मच? 1.83 ml ऑफ O2 ऑफ ऑक्सीजन. क्लियर? 1.83 ml ऑफ ऑक्सीजन ये कैरी करता है. क्लियर? इतनी चीज क्लियर है स्टूडेंट? उस हिसाब से आप कैलकुलेट कर लो. कहीं कहीं ये फिगर दिया हुआ है 1.34 ml. ठीक है ना, 1.34 ml. तो अप्रॉक्स लगभग सेम होता है. आंसर आपका सेम ही आएगा. ठीक है ना. दिस इज द डाटा. सो 15 ग्राम, आप 15 ग्राम को मान के लेके चलो. ठीक है ना. 15 ग्राम के हिसाब से हमारा कैलकुलेशन होगा. कहीं कहीं 14.5 के हिसाब से कैलकुलेशन होता है. तो ऑल आर करेक्ट. ठीक है ना. ये एवरेज मैं बता रहा हूँ. 14.5 भी करेक्ट है, 15 ml ग्राम भी करेक्ट है. ठीक है. तो अब उस हिसाब से 15 ग्राम हीमोग्लोबिन HB कैरीज हाउ मच? 15 ग्राम ऑफ द हीमोग्लोबिन कैरीज हाउ मच? अब इसको मल्टीप्लाई कर दो. कैरीज 15 into 1.83. ठीक है ना, ml. तो इट विल बी अप्रॉक्स 19.8. ठीक है, 19.8 ml. ठीक है, 19.8 ml. ठीक है ना, ऑक्सीजन आ जाएगा. यानी अप्रॉक्स 20 ml ऑक्सीजन इज कैरीड आउट बाय द 100 ml ऑफ द ब्लड. ठीक है, 100 ml ऑफ ब्लड कैरी करता है कितना? अप्रॉक्स 20 ml ऑफ ब्लड. और डिलीवर कितना कर रहा है? 5 ml ऑफ द ब्लड.
ठीक है, क्योंकि आप जानते हो एक बहुत इंपॉर्टेंट डाटा है जो हमारी इंस्पायर्ड एयर होती है, ठीक है, इंस्पायर्ड एयर, ठीक है, और एक होती है हमारी एक्सपायर्ड एयर। क्लियर? तो ऐसा नहीं है कि इंस्पायर्ड एयर है उसमें सिर्फ ऑक्सीजन ही है, CO2 नहीं है, नहीं। दूसरा, जो एक्सपायर्ड एयर होती है उसमें भी दोनों गैसेस होती हैं, है ना, तो CO2 का कंसंट्रेशन एक्सपायर्ड एयर में ज़्यादा है, ठीक है ना, क्लियर, एज कम्पेयर टू इंस्पायर्ड एयर। उसी तरह से इंस्पायर्ड एयर में O2 का कंसंट्रेशन ज़्यादा है, ठीक है ना, O2 का कंसंट्रेशन ज़्यादा होता है इंस्पायर्ड एयर में। तो आप देखोगे इंस्पायर्ड एयर में आपको पता है 19.6% O2 होता है, 19.6% O2 होता है, ठीक है ना, और हमारा जो एक्सपायर्ड एयर होता है इसमें कितना O2 होता है, 15.7 अप्रॉक्स 15.7% O2 होता है। यानी यूटिलाइज कितना हो रहा है, यूटिलाइज कितना हो रहा है स्टूडेंट, आप देखोगे यूटिलाइजेशन कितना है, लगभग 4% है, ठीक है, लगभग 4% है ना, यूटिलाइजेशन हो रहा है। क्लियर? इस तरह से, है ना, और CO2 कितना होता है इंस्पायर्ड एयर में, 0.4% होता है, ठीक है। उसी तरह से यहाँ पे कितना हो रहा है, 3.6% के आसपास CO2 होता है, 3.6% CO2 होता है, ठीक है ना। तो यूटिलाइज कितना हो रहा है, यूटिलाइज हो रहा है 3.56%, 3.56%, ठीक है। यानी एक्सपायर्ड एयर में O2 इतना है, इंस्पायर्ड और एक्सपायर्ड एयर में CO2 कितना है, 3.6%, ठीक है। इंस्पायर्ड एयर में O2 कितना है, 19.6, और CO2 कितना है, 0.4%। क्लियर? तो ये एक डाटा का कभी कभी एग्जामिनेशन में पूछ लेता है। क्लियर स्टूडेंट? सो लेट मी कंक्लूड माय लेक्चर हियर. So I think I have given you a very interesting and good data to you related to your competitive examination also. Clear student? So आप समझ चुके हैं बेसिक, आपको क्या जानना था, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन। तो वो 2 लाइन में आप जान गए कि ट्रांसपोर्टेशन ऑफ O2 occurs, 97% O2 occurs in oxyhemoglobin form, 97% ऑक्सीजन it is transported in form of oxyhemoglobin, और 3% ऑक्सीजन इज ट्रांसपोर्टेड इन डिसॉल्व्ड फॉर्म। क्लियर? कैसे ऑक्सीजन डिसोसिएट करता है, कैसे एसोसिएट करता है, ये भी आपने देखा। ऑक्सीजन डिसोसिएशन, ऑक्सीजन एसोसिएशन के लिए व्हाट आर द फैक्टर विच आर रिस्पॉन्सिबल, ठीक है, ये सारी चीज़ें आपने यहाँ पे देखा। नेक्स्ट मैं वीडियो लेक्चर में स्टूडेंट आपको मैं ट्रांसपोर्टेशन ऑफ CO2 के बारे में बताऊँगा। उसके बाद फिर हम लोग ऑक्सीजन डिसोसिएशन के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। फिर इंपॉर्टेंट फिनोमेना है, क्लोराइड शिफ्ट क्या है ना, हेल्डन इफेक्ट क्या है, बोवर्स इफेक्ट क्या है, एवरीथिंग वी विल डिस्कस, ठीक है। टिल देन वॉच माय वीडियो, इफ यू हैव नॉट येट सब्सक्राइब प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल आल्सो, ठीक है, लाइक माय चैनल आल्सो, ठीक। थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे।